हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। सबसे पहले तो भाई सॉरी, क्योंकि मैं 2-3 दिन ये हिंदी कहानी की जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, थोड़ा ज़्यादा ही बिजी थी इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइम पर ही सिलेबस करा दूँ, और कोशिश क्या है बिल्कुल करूँगी। और एक एक दो दो कहानियाँ मैं एक एक दिन में पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ चिंता मत करना, ठीक है, और रहना। तो यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित कहानी है। ठीक है, तो इसके बारे में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम मेन चीज़ें सारी पढ़ेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लेना, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं डेली पीडीएफ तो नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ, जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारी पीडीएफ एक जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जिन्होंने भी नहीं किया आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखें। आप सपोर्ट करेंगे तभी ये जो क्लासेज है, ये सीरीज है, वो कंटिन्यू चल सकती है। तो आप अपनी ड्यूटी करें, बाकी मैं अपनी मेहनत कर ही रही हूँ। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित अपना अपना भाग्य नामक कहानी विशाल भारत, ये पत्रिका का नाम ध्यान रखना है, अपना अपना भाग्य। देखो ये एक विशाल बात है, अपना अपना भाग्य। ठीक है, क्या है ये एक बहुत ही विशाल मुद्दा है इस बात का कि अपना अपना भाग्य होता है हर किसी का। तो विशाल भारत पत्रिका में छपी थी 1929 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है, पहले 1929 में छपी थी विशाल भारत पत्रिका के अंदर, सिंगल। ठीक है, खुद मतलब अकेली कहानी छपी थी। फिर इसके बाद ऐसे संग्रहित किया गया था वातायन कहानी संग्रह में। किस में किया गया था? वातायन कहानी संग्रह में किया गया था 1931 ईस्वी में, यानी कि 2 साल बाद। ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे चलती हैं, वातायन कहानी संग्रह में अन्य कहानियाँ। जो वातायन कहानी संग्रह है, इसमें जो ये कहानी छपी थी, संग्रहित हुई थी, उसमें जो दूसरी कहानियाँ हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी, ये सब जैनेन्द्र कुमार की कहानी याद रखना। फोटोग्राफी, ब्याह, खेल, निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी। हम अंधे का भेद देखो, थोड़ा सा आप लगा सकते हो। फोटोग्राफी किस में होती है? ब्याह में होती है। ठीक है, और क्या होता है? खेल, खेल करने में क्या करते हैं, हमें निर्ममता नहीं अपनानी चाहिए। चोरी, चोरी करना क्या है, मतलब साधु की हट है कि वो चोरी करेगा। और अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, अपना अपना भाग्य क्या है? चलित चित्र, दिल्ली में अपना अपना भाग्य तो आपने याद कर ही लिया है। चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा हो रहा है, किसका? चित्रों का दिल्ली में तमाशा हो रहा है। अंधे का भेद कौन जानता है? भाभी जानती है, और भाभी ने किसको बता दिया? आतिथ्य यानी कि अतिथियों को बता दिया। अंधे का भेद भाभी ने किसको बताया? अतिथि को बता दिया। ऐसे मैंने तो कुछ भी बोल दिया है एट ए टाइम, तो आप ऐसे ही कुछ ट्रिक बना करके याद कर लेना। बस मैं आपको बता रही हूँ, आपको और भी बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे इस तरीके से। इसका थोड़ा सा कथा सार देख लेते हैं। इस कथा के अंदर है क्या चीज़? मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई ये कहानी है। जो मध्य वर्ग होता है, मिडिल क्लास जो होती है ना, मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई कहानी है ये। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, समाज में कितना भेदभाव है, विषमता है कितना अधिक, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर है। इस कहानी में व्याप्त जो विषमता है ना, वो क्या है? विषमता का मतलब है सभी एक समान नहीं है। तो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर इसमें दिखाया गया है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है ये। शिक्षित जो मध्य वर्ग है उसकी स्वार्थपरकता को उजागर करती है। गुलाम भारत की 20वीं शताब्दी के नैनीताल शहर का परिवेश इसमें दिखाया गया है। गुलाम था उस टाइम पर भारत। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत व्यंग्य किया गया है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल, नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। तो इस शहर का भी परिवेश इसमें दिखाया गया है। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं जो हमें जान लेने हैं। इसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। संवाद का मतलब होता है एक से दो लोगों के बीच में
बातचीत होना। तो ये बातचीत पर ही आधारित कहानी है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। पहाड़ों का इसमें सौंदर्य दिखाया गया है, क्योंकि नैनीताल है वो पहाड़ी एरिया है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य भाग्यवादी विचारों का समर्थन करना नहीं है। भले ही इसका जो शीर्षक है वो ऐसा लगता है कि अपना अपना भाग्य, हम इस बात को सोच करके बैठ जाएं कि अपना अपना भाग्य होता है, लेकिन जब अंदर से कहानी पढ़ते हैं तब कुछ और ही समझ में आता है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का भी चित्रण हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या को इसमें दिखाया गया है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। ठीक है, पहाड़ी लोगों पर अविश्वास की जो समस्या है उसको भी इसमें दिखाया गया है। कहानी में आए स्थान ये याद रख लेना। कहानी में कौन कौन से स्थान आए हैं, ये अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर नैनीताल आया है, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब, ये होटल डी पब किस कहानी में ये स्थान का नाम आया है, तो ये किस में आया, अपना अपना भाग्य में, याद रख लेना। होटल डी पब जहाँ लेखक और उसके मित्र ठहरे हुए हैं। ठीक है, जहाँ लेखक और उसका मित्र ठहरा हुआ है उस होटल का ही नाम है। इसमें मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष है। दो वकील मित्र हैं, इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। तो आगे जब हम उद्धरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो वकील मित्र हैं, एक वकील मित्र लड़के को नौकर नहीं रखता है लेखक के कहने पर। लड़के का एक साथी है जिसे उसका मालिक मार देता है। ठीक है, लड़के का एक साथी है जिसे उसका क्या करता है, मालिक मार देता है। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी होगी और इतना भी पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लेखक और उसका वकील जो एक मित्र है वो बैठे हुए हैं और वो आपस में मतलब बातें कर रहे होते हैं, संवाद चलता रहता है उनका। पीछे लेखक बताते हैं कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला हुआ था। किसका मैदान था, पोलो जो खेल होता है उसका मैदान फैला हुआ था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और वही सुर में अनुपम नैनीताल था। ठीक है, पीछे हमारे पीछे पोलो वाला मैदान फैला हुआ था, सामने क्या था, अंग्रेजों का प्रमोद गृह था। प्रमोद गृह यहाँ की जहाँ पर वो मतलब अपना मनोरंजन करने के लिए आते थे। सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और वहीं पर नैनीताल था। वो बता रहे हैं कि संध्या का समय था। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल की जो संध्या है वो धीरे धीरे उतर रही थी, ये लेखक बोलता है इसमें। आगे बोलते हैं, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ये उन लोगों पर चाटुकारिता जो करते हैं अंग्रेजों की कर रहे थे, उन भारतीयों पर ये व्यंग्य कसा गया है। ठीक है, उसमें बता रहे हैं कि अधिकार गर्व में तने अंग्रेज थे, चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी भी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर क्या बना दिया है, शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दो मिलाना सीख गए हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेज पिता थे। वो बताता है कि लेखक एक तरफ तो अंग्रेज पिता थे, अंग्रेज आदमी थे जो अपने बच्चों के साथ में भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ठीक है, एक तरफ तो अंग्रेजी आदमी थे जो अपने बच्चों के साथ मतलब वो एकदम आज़ादी का जीवन जी रहे थे, बड़े खुश थे, है ना, खुश मिजाज थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन जो भारतीय आदमी थे, भारतीय जो पिता थे, वो अब बच्चे मतलब अपने जवानी में ही वो क्या कर रहे थे, एक बुजुर्गी का अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। जो महिलाएं हैं उन पर भी व्यंग्य कसा गया है। इसमें दिखाया गया है कि अंग्रेज रमणियां थी। अंग्रेज कौन थी, अंग्रेजी महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चल सकती थी। उनको धीरे धीरे चलना नहीं आ रहा था, मतलब उनको शर्म तो
थी नहीं, जैसे हमारे यहाँ की भारतीय औरतें होती हैं, है ना, शर्माती हैं, घूंघट में दबी हुई और सर नीचे नजरें झुकाए हुए ऐसे चलती हैं जैसे अपने आप को किसी से बचा रही हैं। लेकिन अंग्रेज की जो महिलाएं होती हैं उनको ऐसा कोई डर नहीं है। वो धीरे धीरे नहीं चल सकती थी, तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना ही हंसने में मौत आती थी। मतलब खुल करके हंसती थी, खुल करके चलती थी, बिल्कुल आज़ादी का जीवन जीती थी। कसरत के नाम पर जब उन्हें कसरत करनी होती थी तो ऐसा तो है नहीं भाई, कसरत के नाम पर उन्हें गोबर थापना है या फिर कुछ ऐसा करना हो, है ना, पानी के मटके लाने, कुएं से पानी खींचना है, ऐसी कसरत वो नहीं करती थी। कसरत के नाम पर वो क्या करती थी, घोड़े पर भी बैठ सकती थी। घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही वे किसी ना किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। जब उनका मन होता था तो क्या कर सकती थी, किसी भी हिंदुस्तानी को गुलाम बन करके उसके कोड़े फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। ठीक है, ये अंग्रेज महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी थी, कौन थी, अपने भारत की महिलाओं की बात कर रही हैं कि हमारे भारत की कुल लक्ष्मी थी। सड़क के बिल्कुल किनारे दामा बचाती, दामा यानी कि अपने इज्जत को बचाती, अपने आंचल को बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेश में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। ठीक है, तो भारत में आप जानते हैं महिलाओं की कैसी स्थिति होती है, तो वो किस तरीके से वो चलती हैं। अगर आदमी सामने आ गए तो उनको एक दो चार कदम से दूर से निकलना पड़ता है ना, नीचे नजरें झुकाए करना चलता पड़ता है और घूंघट में दबी हुई रहती हैं, साड़ी में लिपटी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे। वो कहते हैं ऐसे मतलब जो भारतीय लोग थे और अंग्रेजों की क्या करते थे, वो मतलब अंग्रेज बन जाना चाहते थे एक तरीके से। जो नेटिवों को देखकर, नेटिवों का मतलब जो अपने भारतीयों को देखकर क्या करते थे, मुंह फेर लेते थे। अपने लोगों को देख करके, अपने भाई बंधुओं को देख करके तो मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे, है ना, और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिल गया हो। मतलब वो ऐसे अकड़ अकड़ करके चलते थे जैसे ही भारत भूमि को अकड़ के साथ ही कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिल गया हो। तो ये उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगे हुए थे। आगे देखते हैं, पहाड़ का सौंदर्य इसमें दिखाया गया है। एक शुभ्र महासागर एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ठीक है, सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य इसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये वाला है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। ठीक है, चला आता है, एक लड़का है, 10 वर्ष का बच्चा है, वो अपने बालों को खुजलाता हुआ आ रहा है। लेखक और उसका जो मित्र है अपने होटल के पास में ही एक जो बेंच है उस पर बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, पहाड़ के सौंदर्य के बारे में और उन लोगों को देख रहे हैं जो भी वहाँ पर अंग्रेज और भारतीय थे। ठीक है, और बाद में वहीं पर उनको एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत गरीब मालूम पड़ता है, अपने बड़े बड़े बालों को खुजलाता आ रहा है। उसके नंगे पैर है, इतनी बर्फ़ में भी वो नंगे पैर चल रहा है। नंगा सिर है उसका, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए है, एक गंदी सी कमीज उसने पहन रखी है। उसके पैर ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह ना जाने कहाँ जाना चाह रहा है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है, कुछ पता ही नहीं है उसे। बस लंबे लंबे पैरों से वो भागे जा रहा है। उसके कदमों में जैसे ना कोई अगला है, पिछला है, ना दाया है, ना बाया है। वह हमें ना देख पाया, मतलब नीचे की तरफ उसकी नजरें हैं। वहीं पर लेखक और जो उसका दोस्त है वो बैठे हुए हैं, उसको वो देख रहे हैं, लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं देखता। वह जैसे कुछ भी देख ही नहीं रहा था, ना नीचे की धरती ना ऊपर, चारों तरफ फैला हुआ कोहरा।
न चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। ठीक है, बस अपने आप में ही वो मस्त था, खोया हुआ था। और लेकिन जब लेखक और उसका दोस्त उसे अपने पास बुला लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितनी तुम्हारी उम्र है, तो वो अपने बारे में बताता है। भाई, वह अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। जब वो लेखक और उससे वो पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि मेरे कई छोटे बहन भाई हैं। ठीक है, कई छोटे भाई बहन हैं जो सो भाग आया वहाँ काम नहीं। वो कहता है कि घर में मतलब गरीबी है, मम्मी पापा हैं और कई छोटे बहन भाई हैं, सबका पेट नहीं भर पाता, इसलिए वहाँ से क्या हुआ, भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है। वो अपने गांव से, अपने घर से भाग आया है। वो कहता है कि वहाँ पर ना कोई काम मिलता है और ना ही रोटी मिलती है। वो बताता है कि जो बाप था वो भूखा रहता था और मारता था। किसको मारता था? बच्चे को भी मारता था। ठीक है, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। उस लड़के ने लेखक से ही बात बोली तो लेखक को उस पर दया आती है और वो उसे अपने उस होटल में लेके आ जाता है जिस होटल में वो क्या है, ठहरे हुए हैं, होटल डी पब में। वहाँ पर एक और उसका वकील मित्र है, ठीक है, जो उस होटल के अंदर है। वो उस होटल में क्या करता है, उसको लेके आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एक नौकर की तलाश थी, तो तुम इस बच्चे को नौकर रख सकते हो, इसको काम की तलाश है। तो लेकिन वो क्या जवाब देता है कि अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से भी, लो जी ये लो नौकर लो, है ना। तो ये बात कौन बोलता है? वकील लेखक से बोलता है पहाड़ियों के प्रति अविश्वास दिखाया गया है, उन्हें पहाड़ियों पर विश्वास नहीं था और वो उसे नहीं रखता है। आगे फिर लेखक कहता है कि 10 का नोट ही दे दो। वो अपने दोस्त से बोलता है कि इस बेचारे को 10 का नोट ही दे दो, कम से कम ये कुछ खा पी लेगा, है ना। लेकिन शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। लेखक कहता है कि जिस मित्र से पैसे देने के लिए बोला था, वो मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। मतलब मध्य वर्गीय का ये दिखाया गया है कि वो दया तो करते हैं, सहानुभूति तो दिखाते हैं इन लोगों पे, लेकिन दे कुछ नहीं पाते, कर कुछ नहीं पाते उनके लिए, है ना। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है, तो जाने दो। वो कहता है कि लेखक, तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा, लेखक ने कहा, है ना। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। मतलब वो उसका मित्र बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और उसके पास बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है। तो आगे बोलते हैं, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, है ना। लेखक बोलता है कि यह संसार है यार, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो। ठीक है, तो उदास होकर उसका मित्र बोलता है, उसे सहानुभूति तो हो रही है कि उसके पास कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते उनके लिए। आगे वो दूसरे दिन अपने घर की तरफ चल देते हैं वहाँ नैनीताल से। तो मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिलता है लेखक को कि जो पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। मैंने सोचा अपना अपना भाग्य। ठीक है, तो जो 10 वर्ष का बच्चा था, जो भूखा था, वो मर जाता है और ये खबर लेखक को मिलती है। ठीक है, ये समाचार उसे मिलता है। फिर वो सोचता है कि अपना अपना भाग्य है। बस इसी शीर्षक से ही रखा गया है कि अपना अपना भाग्य। तो बस क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, शेयर कर देना।